Good morning, friends. I think all of you feeling well and your study is also going on well. In the last video, you have studied about the artificial respiration and also you have studied about respiration disorders. आपको हमने पिछले वीडियो में कृत्रिम श्वसन एवं श्वसन संबंधी रोगों पर आपसे चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने आपसे केवल कुछ ही रोगों पर चर्चा की, जिनमें एक प्रमुख रोग था निमोनिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि निमोनिया जो रोग होता है वो एक विशेष प्रकार के जीवाणु के संक्रमण से होता है। उस जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण मानव के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मनुष्य के अंदर निमोनिया रोग होता है। ठीक है, साथ में आपको बताया कि किस उम्र के लोगों में ये रोग उत्पन्न होता है। हमने आपको बताया मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं और वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर सर्वाधिक रूप से निमोनिया रोग होता है। छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जब संक्रमण हो जाता है तो उनके फेफड़ों में उपस्थित जो वायु कूपिकाएं होती हैं, उन वायु कूपिकाओं में मृत कोशिका तथा तरल पदार्थ क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। उन मृत कोशिका और तरल पदार्थों के कारण जो वायु कूपिकाएं जो होती हैं उनमें उन मृत पदार्थ और तरल पदार्थों के भरने के कारण फेफड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, और फेफड़ों में सूजन आने के कारण ठीक है उनको सांस लेने में क्या है, कठिनाई या सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। देखिए, आपको बताया कि निमोनिया रोग का उपचार करने के लिए हमने आपको बताया कि निमोनिया रोग का उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक जो औषधियां होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए, या फिर एक और दवाई मैंने आपको बताई थी, एक और औषधि बताई थी जिसको बोलते हैं ब्रोंकीडाइलेटर। ब्रोंकीडाइलेटर जो औषधि है उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए आज हम जो शेष 4-5 रोग जो शेष बच गए हैं उन पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा अस्थमा, जिसको आप लोग दमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अस्थमा या दमा के नाम से जानते हैं। देखिए, तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं अस्थमा के ऊपर। अस्थमा जिसको आप लोग दमा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लेसन नंबर हमारा आज ये इस लेसन का लेसन नंबर 23 का लास्ट आपका वीडियो है। ठीक है, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मानव का श्वसन तंत्र। और आज जो हम आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स या श्वसन संबंधित रोग डिसऑर्डर। ठीक है, श्वसन संबंधी रोगों पर बात करने जा रहे हैं। श्वसन संबंधी रोगों में सबसे पहला जो रोग है आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है अस्थमा के नाम से इसे जानते हैं। अस्थमा या इसका दूसरा नाम हम ज्यादातर बोलते हैं दमा। ठीक है, अस्थमा। देखिए, अस्थमा या दमा रोग किन कारणों से मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है,
यानी कि इस रोग किन कारणों से फैलता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अस्थमा डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के अंदर अस्थमा रोग किन किन कारणों से होता है, ठीक है। तो उन पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अस्थमा रोग के कारण पर बात कर रहे हैं। पहला बिंदु है जिस पर हम बात करते हैं अस्थमा रोग के कारण, ठीक है। देखिए अस्थमा जो रोग होता है इसमें क्या होता है कि मानव का जो शरीर होता है, मानव के शरीर के अंदर बहुत सारे रासायनिक या भौतिक कारक, ठीक है। मानव के शरीर में कुछ रासायनिक कारक या भौतिक कारक, ठीक है। जब मानव का शरीर भौतिक कारक और रासायनिक कारकों के संपर्क में आता है तो उन कारकों के प्रति उनका शरीर क्या है, अति संवेदनशीलता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं अस्थमा रोग में मानव का शरीर जो होता है वो कुछ रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रति अपनी अति संवेदनशीलता को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं, अति संवेदनशीलता को उत्पन्न करते हैं। ऐसे कौन से भौतिक कारक होते हैं या रासायनिक कारक होते हैं जो जीवों के अंदर अस्थमा या दमा रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आपको बता दें मनुष्य जब परागकणों के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ये परागकण होता है या मिट्टी धूल आदि के कण होते हैं उनके संपर्क में आता है, या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में आता है, या कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिसके कारण उनके अंदर अस्थमा रोग होता है, या धुआं के कारण हो सकता है, या गर्मी के कारण हो सकता है, या फिर ठंड के कारण हो सकता है, या धूम्रपान आदि के कारण क्या है, ये रोग उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और ये रोग जो होता है अस्थमा रोग जो होता है वो परागकण, मिट्टी धूल आदि, खाद्य पदार्थ, ठंड, गर्मी, धूम्रपान, विभिन्न प्रकार के विकिरण इन सभी से, ठीक है, एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसको हम कहते हैं एलर्जी। क्या कहते हैं, एलर्जी। यानी कि मानव का जो शरीर होता है वो कुछ भौतिक और रासायनिक कारक, कौन से कारक, भौतिक और रासायनिक कारक। रासायनिक कारकों में मिट्टी धूल आदि के कण होते हैं, खाद्य पदार्थ होता है, धुआं होता है, ठीक है, धूम्रपान जो आप लोग करते हो। भौतिक कारकों में जैसे आपको बता दें जैसे ठंड है, गर्मी है, कपड़े हैं, ये सारे क्या है, या विभिन्न प्रकार की रेडिएशन आदि से एलर्जी रोग होता है। आदि से क्या होता है, एलर्जी रोग होता है। और एलर्जी रोग होने के कारण मनुष्य के अंदर कौन सा रोग होता है, अस्थमा रोग होता है। और इन सभी कारणों को क्या कहा जाता है, एलर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलर्जन कहा जाता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं मानव के शरीर के अंदर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। और संयोजी ऊतकों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिका, ठीक है, मास्ट कोशिकाएं होती है। संयोजी ऊतकों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। संयोजी ऊतकों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, मास्ट कोशिका पाई जाती है। और मास्ट कोशिका से सेरोटोनिन और हिस्टामिन, संयोजी ऊतकों में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है और मास्ट कोशिकाओं से सेरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है दूसरा होता है, या सेरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या होता है, निर्माण होता है। और निर्माण होने पर मनुष्य का शरीर क्या हो जाता है, अति संवेदनशीलता को क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य, ठीक है। अर्थात एलर्जन जो होता है, एलर्जन क्या है, मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के ऐसे भौतिक और रासायनिक कारक जिनका मैंने अभी नाम बताया, मिट्टी धूल आदि के कण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, इत्र हो सकता है, गर्मी हो सकती है, ठंड हो सकती है, धूम्रपान हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, ये सभी, ठीक है, एलर्जी के क्या होते हैं, कारण होते हैं। और इन सभी कारणों को क्या कहा जाता है, एलर्जन कहा जाता है। ये सभी कौन से कारक हैं, भौतिक, और कौन से कारक होते हैं, रासायनिक कारक।
ये भौतिक और रासायनिक कारक जो होता है वो मनुष्य के अंदर एलर्जी रोग क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि मानव के शरीर के अंदर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतकों में मांस कोशिकाएं पाई जाते हैं। मांस कोशिकाओं में सेरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन का निर्माण होने के कारण उनके शरीर जो होता है वो अति संवेदनशीलता को क्या करने लगता है, प्रदर्शित करता है। देखिए एलर्जन के प्रति, किसके प्रति, एलर्जन के प्रति बनने वाली एंटीबॉडी कौन से प्रकार की होती है, आईजीई प्रकार की होती है। एलर्जन के प्रति बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है उसका नाम कौन सा होता है, आईजीई प्रकार की होती है। आईजीई का पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ई। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो माता का दूध होता है, माँ के दूध के अंदर एक प्रतिरक्षा पाई जाती है, एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम होता है आईजीए, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन ए। माँ के दूध के अंदर ही प्रतिरक्षा पाई जाती है जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा है आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो हम आपसे बात कर रहे थे किसके बारे में, अस्थमा रोग का, और आपको बताया कि अस्थमा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। अस्थमा जो रोग होता है वो मानव के शरीर के अंदर भौतिक और रासायनिक कारक, ये भौतिक और रासायनिक कारक मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रति मानव का शरीर जो होता है वो अति संवेदनशीलता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। और प्रदर्शित करने के कारण मनुष्य के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, अस्थमा रोग हो जाता है या दमा रोग हो जाता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहें तो अस्थमा या दमा रोग किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण। जिन लोगों के अंदर एलर्जी होती है वो एलर्जी के कारण ही अस्थमा रोग होता है। हम अस्थमा का उपचार जब बताएंगे तो आपको यही कहेंगे कि अस्थमा रोग से बचने के लिए एलर्जी जो कारक होते हैं उन एलर्जी के कारकों से क्या रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए या उनसे क्या है, बच करके रहना चाहिए। एलर्जी के कारक कौन कौन से हैं? किसी को एलर्जी मिट्टी धूल से होती है, तो किसी को कुछ खाद्य पदार्थ से होती है, किसी व्यक्ति को धुएं से होती है, किसी को ठंड से होती है, किसी को गर्मी से होती है, किसी को धूम्रपान से होती है, किसी को कपड़े पहनने से होती है। एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये सारे कारक हैं, इन सारे कारकों को एलर्जन कहा जाता है, या इन सभी कारणों को क्या कहा जाता है, एलर्जन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थमा जो रोग होता है वो मुख्य रूप से किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं अस्थमा रोग के लक्षण। अस्थमा रोग के लक्षणों पर हम बात करते हैं कि अस्थमा रोग के क्या लक्षण है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब अस्थमा जो रोग होता है वो आपको मैंने बताया एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है, और एलर्जी कारकों से हमें बचना चाहिए, ये भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा जिन लोगों को एलर्जी होती है उनकी नाक क्या है, टपकती रहती है। क्या होती रहती है, नाक टपकती रहती है, या उनके अंदर क्या आने लग जाती है, छींक आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है उनके अंदर, यानी कि हम नाक टपकना, या हम वैसा कह सकते हैं उनकी नाक क्या होती रहती है, बहती रहती है। या दूसरा कारण है उनको छींक आती है। क्या आती है, छींक आने लग जाती है। तीसरा कारण मैं आपको बता दूं कि इस रोग में जो अस्थमा रोगी होते हैं उनका मेनली करैक्टर जो होता है उनको खांसी आती है। इस रोग में खांसी होती है और सांस लेने में क्या आती है, उनको कठिनाई आती है। खांसी होती है और सांस लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। कौन से रोग में आती है, अस्थमा रोग के अंदर आती है। और आपको बता दूं खास तौर से अस्थमा जो रोग होता है, इस अस्थमा रोग में कई बार क्या होता है, मनुष्य को दौरे पड़ने लगते हैं। मनुष्य को क्या पड़ने लगते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं। और दौरे जब पड़ते हैं तो उनमें उच्च श्वसन की जब क्रिया होती है तो उच्च श्वसन के समय क्या है, सीटी बजने लगती है, या सीटी बजने की क्या है, आवाज या ध्वनि क्या है उनके शरीर से निकलती है। अर्थात अस्थमा में कई बार दौरे पड़ते हैं, कई बार नहीं, ज्यादातर पड़ते हैं। अस्थमा में दौरे पड़ने पर
अस्थमा रोग में दौरा पड़ने पर उच्च श्वसन के समय सीटी बजने की ध्वनि क्या होती है? निकलती है। क्यों निकलती है आपको बता दूं, इस रोग में जो श्वसनियां होती हैं, श्वसनियां होती हैं, इस रोग में श्वसनियां होती हैं। श्वसनियां कहाँ होती हैं? फेफड़ों में होती हैं। तो इस रोग में जो श्वसनियां होती हैं, उन श्वसनियों से अधिक मात्रा में श्लेष्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि अस्थमा रोग में श्वसनियों से अधिक मात्रा में श्लेष्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। और जब श्लेष्मा का निर्माण अधिक मात्रा में होता है तो ऐसी स्थिति में उनकी श्वसनियों के अंदर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। साथ में वो श्वसनियों का जो मार्ग होता है, श्वसनियां जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती है। और श्वसनियां जब सक्रिय हो जाती है तो श्वास लेने में क्या होती है? मनुष्य को कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण क्या है? अस्थमा रोग के। अब बात करते हैं अस्थमा रोग के उपचार। तीसरा बिंदु है अस्थमा रोग के उपचार। मैंने अभी आपको बताया अस्थमा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण होता है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए एलर्जी कारकों से क्या है? हमें दूर रहना चाहिए। कौन से कारकों से बच के रहना चाहिए? एलर्जी कारकों से बच करके रहना चाहिए। ठीक है, या उन एलर्जी कारकों से दूर रहना चाहिए। ये पहला उपाय है, सबसे मेन उपाय है अगर आप अस्थमा रोग से बचना चाहते। दूसरा उपाय मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति की अस्थमा रोग हो गया है तो उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक औषधियों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन का क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियों के अलावा भी आपको बता दें, एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर औषधि का भी क्या किया जा सकता है? इसमें उपयोग किया जा सकता है। अर्थात अस्थमा रोग का उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडाइलेटर जैसी औषधियों का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, यह हो गया हमारा अस्थमा रोग। एक बार फिर मैं आपको अस्थमा रोग को, ये हमने डिटेल से बात की है क्योंकि यही टॉपिक आपको 40वें चैप्टर के अंदर मानव में रोग, ये एक चैप्टर है ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज, ये एक चैप्टर है 40, लेसन नंबर 40। उसमें भी आपको ये अस्थमा और दमा पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको हमने 40वें पार्ट की पूर्ति यहाँ पे कर दी है। फिर भी हम आपको 40वें पार्ट में इसको एक बार दोबारा भी हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। हमने बताया कि अस्थमा जो रोग होता है, ये रोग मानव के शरीर में कुछ रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रति जब संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है तो अस्थमा रोग हो जाता है। यह रोग परागकण, मिट्टी धूल आदि के कारण, खाद्य पदार्थों के कारण, धुआं, ठंड, विभिन्न प्रकार की विकिरणें, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी के कारण अस्थमा रोग उत्पन्न होता है। और इन सभी कारणों को एलर्जन कारक कहते हैं। और एलर्जन के प्रति बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है उसका नाम मैंने आपको बता दिया है, IgE। कौन सी होती है? IgE होती है। मानव के शरीर में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतकों में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाओं में सेरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। जब इनका निर्माण हो जाता है या इनका निर्माण हो जाता है मास्ट कोशिकाओं में, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के शरीर में अति संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है। ये रोग का कारण हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया लक्षण मैंने आपको बताया नाक बहने लग जाती है, छींक आने लगती है। ठीक है, ये एलर्जी वाले लोगों के अंदर भी होता है। दूसरा है खांसी बहुत ज्यादा रहती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और सांस लेने में क्या आती है? बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और मैंने प्रॉब्लम का कारण भी बता दिया। क्यों? कि अस्थमा के जब दौरे पड़ते हैं तो उच्च श्वसन के समय सीटी बजने की ध्वनि क्या है? सीटी बजने की आवाज या ध्वनि निकलती है। और क्यों निकलती है? क्योंकि इस रोग में जो श्वसनियां होती हैं उनके द्वारा अधिक मात्रा में श्लेष्मा का क्या होता है? श्रवण होता है।
अधिक मात्रा में श्लेष्मा का निर्माण होता है या श्लेष्मा का स्रावण होता है, जिसके कारण श्वसनियों में सूजन आ जाती है, और श्वसनियों में सूजन आने के कारण उनका जो मार्ग होता है, श्वसनियों का मार्ग जो होता है वो सिकुड़ जाता है। श्वसनियों का मार्ग सिकुड़ने के कारण उन मनुष्यों को सांस लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। ठीक है, उपचार मैं आपको बता चुका हूं। पहला उपचार है अस्थमा, जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, मैंने एलर्जी के कारण होता है, और इस रोग से बचने के लिए हमें एलर्जी कारकों से दूर रहना चाहिए या उनसे बच करके रहना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया, अस्थमा रोग के अंदर एंटीबायोटिक औषधियां और ब्रोंकोडाइलेटर जैसी औषधियों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने आपको डिटेल से बताया, अब हमने आपको ये खोला नहीं, डायरेक्ट आपको बोल दिया है कि क्या क्या इनके अंदर खास बात है। दूसरा रोग हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस डिजीज। ब्रोंकाइटिस डिजीज देखिए, श्वसनी शोथ रोग पर हम बात करते हैं। दूसरा डिजीज है हमारा श्वसनी शोथ रोग। ब्रोंकाइटिस डिजीज। ब्रोंकाइटिस डिजीज क्या है, श्वसनी शोथ रोग क्या है। देखिए, आइए बात करते हैं श्वसनी शोथ रोग के बारे में। पहले हम उसी बिंदु पर बात करते हैं कि श्वसनी शोथ रोग किन कारणों से होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस डिजीज। ठीक है, देखिए श्वसनी शोथ रोग के कारण, पहला कारण से हम बात कर रहे हैं। हम श्वसनी शोथ रोग जो होता है वो मोस्टली किसके कारण होता है, जो लोग बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, यानी कि धूम्रपान के कारण, स्मोकिंग के कारण ये रोग होता है। ठीक है, स्मोकिंग के कारण श्वसनी शोथ रोग होता है, और खासतौर से मैंने आपको फेफड़ों के रोग में भी यही बताया। फेफड़ों में कैंसर हो, ठीक है, लंग कैंसर पर आपसे बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया कि लंग कैंसर जो रोग होता है वो भी धूम्रपान के कारण होता है। श्वसनी शोथ रोग होता है वो भी धूम्रपान के कारण होता है। आपको बताते हैं सिगरेट का जो धुआं है, जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, जो लोग क्या पीते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, उस सिगरेट के धुएं के अंदर जो लोग सिगरेट का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। सिगरेट के धुएं में क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। यही रासायनिक पदार्थ क्या काम करता है, जो श्वसनियां होती हैं, ठीक है, श्वसनियों के अंदर अधिक मात्रा में श्लेष्मा का क्या करता है, निर्माण करता है। ये रासायनिक पदार्थ जो होता है वो श्वसनियों के अंदर श्लेष्मा का क्या करता है, निर्माण करता है, और श्लेष्मा का निर्माण भी कैसे करता है, अधिक मात्रा में करता है। श्लेष्मा का निर्माण भी कैसे करता है, अधिक मात्रा में करता है। जब श्लेष्मा का निर्माण अधिक मात्रा में होता है तो श्वसनियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। श्वसनी में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और जब श्वसनियों में सूजन आ जाती है तो मैंने आपको बताया ऐसे मनुष्यों को, ठीक है, श्वसनियों में सूजन आ जाती है और श्वसनियों में उपस्थित जो पक्षांग होते हैं, सीलिया होते हैं, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। श्वसनियों में उपस्थित सीलिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, श्वसनी में उपस्थित सीलिया नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने पर मनुष्य को क्या है, श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया कारण, श्वसनी शोथ रोग के कारण। पहला कारण आपको बता दिया, जो लोग धूम्रपान करते हैं, ऐसे मनुष्य जो धूम्रपान में भी सिगरेट को धूम्रपान के रूप में काम में लेते हैं। सिगरेट का जब वो धूम्रपान करते हैं तो उनके धुएं में एक रासायनिक पदार्थ होता है, वो रासायनिक पदार्थ होता है वो उनकी श्वसनी के अंदर पहुंच करके श्लेष्मा का अत्यधिक निर्माण करते हैं, जिससे श्वसनी में सूजन आ जाता है। श्वसनी में उपस्थित सीलियाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और सीलिया के नष्ट होने पर मनुष्य के श्वास लेने में क्या होता है, परेशानी आती है। ठीक है,
आपको बता दो लगातार ऐसे व्यक्तियों को क्या रहती है, खांसी रहती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं दूसरा कारण है श्वसनीय स्रोत रोग के लक्षण। तो ऐसे व्यक्तियों को पहला कारण हो गया, पहला जो लक्षण है वो लगातार क्या है, खांसी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें श्वसनीय स्रोत रोग होता है उनमें लगातार उन व्यक्तियों को क्या रहती है, खांसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि श्वसनी की जो आंतरिक सतह होती है उस आंतरिक सतह पर सूजन आ जाता है और उनमें सीलिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने पर उनमें लगातार क्या होती है, खांसी होती है। खांसी होने के साथ साथ उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में हरा और पीले रंग का जो कफ होता है उसका क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, हरा और पीले रंग का कफ जो होता है उन मनुष्यों के शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जिसके कारण अत्यधिक सलेस्मा के निर्माण के कारण उनमें हरा और पीले रंग का कफ क्या होता है, बाहर कफ आने लगता है। तीसरा मैंने आपको बताया उन मनुष्यों को श्वास लेने में क्या आती है, श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। ऐसे मनुष्यों को श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हमने आपको बता दिया श्वसनीय स्रोत रोग के लक्षण। मैंने बताया श्वसनीय स्रोत रोग का पहला लक्षण है कि लगातार खांसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि श्वसनी में सूजन आ जाती है। श्वसनी की जो आंतरिक भित्ति होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, कक्षाम जो होते हैं या सीलिया जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण लगातार खांसी होती है। सलेस्मा का अधिक निर्माण होने के कारण उनके द्वारा हरा और पीले रंग के कफ का अधिक मात्रा में बाहर निकलता है और सांस लेने में उनको क्या आती है, कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए सबसे अंतिम बात करते हैं श्वसनीय रोग का उपचार, श्वसनीय स्रोत रोग का उपचार, ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस डिजीज। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होगा, वो ध्यान रखना। सबसे पहला काम है कि धूम्रपान से ऐसे व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए। इस रोग का, ये एक ऐसा असाध्य रोग है, इस रोग से बचने के लिए, ठीक है, इस रोग से बचने के लिए क्या है, मनुष्य को धूम्रपान से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया धूम्रपान से बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर जैसी औषधियों का उन्हें क्या करना चाहिए, उपयोग करना। एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर जैसी औषधियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना। ये तो हमने आपसे डिटेल से बात। ठीक है, श्वसनीय स्रोत रोग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया रोग धूम्रपान के कारण होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके धुएं में, सिगरेट के धुएं में रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो सलेस्मा का निर्माण अधिक करते हैं, जिससे श्वसनी की आंतरिक सतह में सूजन आ जाते हैं, सीलिया नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण लगातार खांसी होती है। सलेस्मा का अधिक निर्माण होने के कारण हरा पीले रंग का कफ बाहर निकलता है और सांस लेने में कठिनाई आती है। इस रोग से बचने के लिए उन लोगों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ऐसे मनुष्यों को एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर जैसी औषधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम तीसरी बीमारी पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है हमारा वातस्फीत रोग। वातस्फीत रोग, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा डिजीज, एम्फीसीमा डिजीज क्या है, वातस्फीत रोग क्या है, इस पर आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला वही कारण है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वातस्फीत रोग किस कारण से मनुष्य के अंदर होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं कि वातस्फीत रोग किसके कारण होता है।
अभी हमने आपको श्वसनोच्छ्वास रोग के बारे में बात की, यानी कि ब्रोंकाइटिस डिजीज पर बात की। ब्रोंकाइटिस डिजीज मैंने आपको बोला कि ये रोग किसके कारण होता है? धूम्रपान के कारण। तो वातस्फीत रोग भी जो होता है वो श्वसनोच्छ्वास रोग के जैसे ही होता है, यानी कि ये रोग जो होता है वो अत्यधिक जो लोग धूम्रपान करते हैं, ठीक है, जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं उनके अंदर वातस्फीत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वातस्फीत रोग हो जाता है, ठीक है। जब वो धूम्रपान करते हैं, अत्यधिक क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं। अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण मनुष्य के अंदर वातस्फीत रोग हो जाता है। क्लियर बात होगी, ठीक है। अब वातस्फीत रोग अगर उनमें हो रहा है तो आप देखिए ये है डायफ्राम। अब देखिए अत्यधिक मात्रा में किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है? धूम्रपान किया जा रहा है। तो धूम्रपान जब उनके द्वारा किया जाता है तो फेफड़ों में क्या है? धूम्रपान के कारण अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? उत्तेजना उत्पन्न होती है। लगातार धूम्रपान करने के कारण या अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करने के कारण फेफड़ों में लगातार क्या होती है? उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो फेफड़ों में क्या उत्पन्न हो जाती है? उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक्साइटमेंट इन लंग्स ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। और कहां पे उत्तेजना सबसे ज्यादा होती है वो मैं बात करता हूं कि आपको हमने क्या बताई थी? वायु कूपिकाएं बताई थी। ये क्या होती हैं? वायु कूपिकाएं होती हैं। वायु कूपिकाओं की जो भित्तियां होती हैं, फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे वायु कूपिका की जो भित्तियां होती हैं, फेफड़ों में क्या पाई जाती है? वायु कूपिका पाई जाती है। और वायु कूपिकाओं की जो भित्तियां होती हैं वो क्या होने लग जाती है? नष्ट हो जाती है। फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न होती है। फेफड़ों में जब उत्तेजना किसके कारण होती है? अत्यधिक धूम्रपान के कारण। अत्यधिक जब धूम्रपान के कारण उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उनका खास तौर से वायु कूपिका जो अंग होता है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है। यही वायु कूपिका की जो भित्तियां होती हैं वो कैसे होने लगती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। वायु कूपिकाओं की जब भित्तियां नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो वायु होती है, ठीक है, वो फेफड़ों में जो वायु होती है वो फैल जाती है। यानी कि अब तो इस एरिया में फैली हुई है, अब वो यहाँ पर क्या है? फैल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वायु कूपिकाओं की भित्तियां नष्ट होंगी वैसे वैसे ही वायु का जो स्थान होगा वो फैल जाएगा। तो फेफड़ों में वायु का स्थान क्या हो जाता है? फैल करके कैसा हो जाता है? वायु के स्थान फैल करके कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। वायु का स्थान फैल करके जब बड़ा हो जाता है, वायु के स्थान फैल करके कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। वायु के स्थान फैल करके जब बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से फैल करके बड़े हो जाते हैं तो श्वसन सतह का जो क्षेत्रफल होता है, श्वसन सतह का जो क्षेत्रफल होता है, कौन सी सतह का? श्वसन सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है। श्वसन सतह का क्षेत्रफल कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और जब श्वसन सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है तो संयोजी ऊतकों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फेफड़ों के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? संयोजी ऊतकों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। संयोजी ऊतकों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब संयोजी ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है तो इस दौरान क्या होती है? इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जब संयोजी ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? मनुष्य में उच्च श्वसन की क्रिया, यानी कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। अर्थात उच्च श्वसन की क्रिया कैसी हो जाती है? कठिन हो जाती है। उच्च श्वसन मैंने बताया फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना।
तो उच्च श्वसन की क्रिया कैसी हो जाती है, बहुत ही कठिन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से बाहर निकालना कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि संयोजी ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है, और जब संयोजी ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है तो फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता होती है, फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम होने के कारण उच्च श्वसन की क्रिया कैसी हो जाती है, कठिन हो जाती है, और उच्च श्वसन के बाद भी फेफड़ों में वायु क्या है, भरी रहती है। उच्च श्वसन के बाद भी फेफड़ों में क्या भरी रह जाती है, वायु भरी रह जाती है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा वात स्फीत। वात का मतलब वायु, स्फीत का मतलब है अधिक होना, बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर वायु की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि उच्च श्वसन की क्रिया करने के बाद भी फेफड़ों में वायु क्या रह जाती है, भरी हुई रह जाती है। और वायु जब भरी रह जाती है तो फेफड़ों में क्या जाती है, सूजन आ जाती है। फेफड़ों में जब सूजन आ जाती है तो अधिक मात्रा में कफ बाहर निकलने लगता है। श्वसनिकाओं का मार्ग कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। श्वसनिकाओं का मार्ग सकरा होने के कारण मनुष्य को सांस लेने में बहुत अधिक क्या आती है, कठिनाई महसूस होने लगती है। ठीक है, ये हमने आपको लक्षण ही बता दिए कि उनसे अधिक कफ बाहर निकलता है, और दूसरा है उनके द्वारा श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो आपको वात स्फीत रोग के दो ही लक्षण हैं। पहला लक्षण मैंने आपको बताया, पहला लक्षण मैंने आपको बता दिया है कि कफ अधिक मात्रा में क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, या कफ अधिक मात्रा में उन रोगियों के द्वारा क्या किया जाता है, और दूसरा उन रोगियों को श्वास लेने में क्या आती है, अत्यधिक क्या आती है, समस्या, कठिनाई महसूस होती है। उन लोगों को सांस लेने में अधिक कठिनाई क्या होती है, महसूस होती है। ठीक है, सो मच ब्रीथिंग प्रॉब्लम विल बी फेस such type of disease human being। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर सर्वाधिक रूप से क्या होता है, सांस लेने में क्या आती है, परेशानी। देखिए, अब उपचार पे बात कर लेते हैं। लास्ट बात कर रहे हैं उपचार। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा डिजीज। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने यहाँ लिखा है कि उनको धूम्रपान से क्या है, बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए, धूम्रपान से क्या है, बचना चाहिए। तो एक तो है नो स्मोकिंग, धूम्रपान से क्या है, बचना चाहिए। दूसरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ज्यादातर मैं बोलता रहा हूं एक ही लैंग्वेज, एंटीबायोटिक दवाइयां या एंटीबायोटिक औषधियां तथा ब्रोंकोडाइलेटर जैसी औषधियों का क्या करना चाहिए, सेवन करना। एंटीबायोटिक तथा ब्रोंकोडाइलेटर जैसी औषधियों का क्या करना चाहिए, मनुष्य को सेवन करना। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि सभी रोगों के अंदर मैंने आपको एक बोला है, एंटीबायोटिक और कौन सा है, ब्रोंकोडाइलेटर का क्या करना चाहिए, यूज करना। एक बार फिर मैं आपको वात स्फीत रोग के बारे में बताऊंगा। अत्यधिक मात्रा में जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें वात स्फीत रोग होता है। जो लोग या वे मनुष्य जो अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, जब वो धूम्रपान अधिक करते हैं तो उनके फेफड़ों में क्या होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, लंग एक्साइटमेंट होती है। लंग जब एक्साइटमेंट होते हैं तो उनकी वायु कुपिकाओं की जो भित्तियां होती हैं, वो वायु कुपिकाओं की भित्तियां क्या हो जाती है, नष्ट होती है। वायु कुपिकाओं की भित्ति जैसे जैसे नष्ट होगी, वायु का जो स्थान होता है वो फैल करके कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वायु का स्थान फैल करके कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब तक वायु किसमें थी, वायु कुपिकाओं के अंदर। अब वायु कुपिकाओं की जब भित्ति नष्ट होगी तो वो जगह क्या होगी, कैसा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोला वायु के स्थान फैल करके क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हैं। जब वायु के स्थान फैल करके बड़ा हो जाता है तो श्वसन सतह का क्षेत्रफल भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है।
श्वसन सतह का क्षेत्रफल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और जब श्वसन सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है तो संयोजी ऊतकों की मात्रा कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। संयोजी ऊतकों की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी ऑफ लंग होता है, वो कम हो जाता है। फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम होने पर उच्च श्वसन की क्रिया करना कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, उच्च श्वसन कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। और उच्च श्वसन की क्रिया करने के बाद भी मनुष्य के फेफड़ों में वायु क्या है, भरी हुई रह जाती है। ठीक है, या भरी हुई रहती है। इस श्लोक में मैंने आपको बताया कि मनुष्य के फेफड़ों में सूजन आ जाती है, उनके द्वारा अधिक कफ का क्या किया जाता है, अधिक कफ का उत्सर्जन किया जाता है या अधिक मात्रा में कफ त्याग किया जाता है। तीसरा मैंने बताया कि उनकी जो श्वसनिकाएं होती हैं वो कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। श्वसनिकाओं के सक्रिय होने के कारण उनमें श्वास लेने, उन व्यक्तियों को श्वास लेने में क्या आती है, कठिनाई महसूस होती है। इस रोग का उपचार करने के लिए मनुष्य को धूम्रपान से बचना चाहिए, एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर जैसी औषधियों का क्या करना चाहिए, सेवन करना। इस चैप्टर का अंतिम बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं, अंतिम रोग पर बात करने जा रहे हैं, जिस रोग का नाम है सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस ये लास्ट डिजीज है इस पार्ट की। इसी के साथ लेसन नंबर 23 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए हम लास्ट चैप्टर पर आ जा रहे हैं कि इस चैप्टर के अंतिम बिंदु पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। देखिए, पहला है सिलिकोसिस। एंड एस्बेस्टोसिस। Silicosis and asbestosis. Silicosis और asbestosis। देखो खासतौर से जो रोग होता है वो मुख्य रूप से जो लेबर क्लास के व्यक्ति होते हैं, श्रमिक व्यक्ति होते हैं, जो खानों में और कारखानों में काम करते हैं, उन लोगों में सर्वाधिक रूप से ये रोग होता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति या ऐसे श्रमिक जो खास तौर से सिलिका या एस्बेस्टस की जो खाने होती हैं, माइंस होती है या फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें जो लोग कार्य करते हैं, उनमें ये सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस रोग उनके अंदर होता है। ये रोग कैसे होता है मैं आपको बता दूं। यह एक ऐसा रोग होता है जो वायु प्रदूषण के कारण होता है। ये रोग किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है, एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग होता है। इस रोग के अंदर ज्यादातर संभावना क्या रहती है मैं आपको बता दूं कि जब ये श्रमिक खानों के अंदर काम करते हैं, जब ये श्रमिक कहाँ काम करते हैं, खानों के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं या कारखानों में काम करते हैं, तो उन खानों में या कल कारखानों में सिलिका और एस्बेस्टस के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो छोटे छोटे कण श्वसन की क्रिया के माध्यम से उन श्रमिकों के किसमें चले जाते हैं, श्वसन की क्रिया के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, फेफड़ों के अंदर क्या है, चले जाते हैं। अर्थात वे श्रमिक जो खानों में या कल कारखानों में काम करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, कण होते हैं,
सिलिका के कण और एस्बेस्टस के जो कण होते हैं वो श्वसन के माध्यम से उनके फेफड़ों में क्या है चले जाते हैं, और फेफड़ों का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, उस ऊपरी भाग में ये क्या कर देते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सिलिका के और एस्बेस्टस के, सिलिका और एस्बेस्टस के कण जो होते हैं वो फेफड़ों में पहुंचने के पश्चात वो तंतुमय ऊतकों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तंतुमय ऊतकों को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। तंतुमय ऊतकों को क्या कहा जाता है, फाइब्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। और जिसके कारण इनके फेफड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। उन लेबर क्लास के जो मनुष्य होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके अंदर उनके फेफड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। इन कारणों से उन मनुष्यों के अंदर ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग उत्पन्न होता है। ये एक ऐसा असाध्य रोग होता है, ये एक ऐसा असाध्य रोग होता है जिससे क्या है भैया, अगर वो व्यक्ति उन खानों के अंदर या माइंस में या उन कल कारखानों में यदि काम न करें तो ही उन व्यक्तियों को इन रोगों से क्या है, बचाया जा सकता है। अर्थात यदि वो उन खानों में या कल कारखानों में काम न करें तो उनको इस रोग से क्या है, निजात मिल सकती है, अन्यथा उन व्यक्तियों में सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग जो होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है, और ऐसे श्रमिकों में होता है जो सिलिका और एस्बेस्टोसिस की जो खान होते हैं या कल कारखाने होते हैं उनमें काम करते हैं। उन लोगों में यह रोग सर्वाधिक रूप से होने की क्या बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। जब ये श्रमिक श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन के माध्यम से सिलिका और एस्बेस्टस के कण उनके फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों के ऊपरी भाग में क्या है, सूजन पैदा कर देते हैं। साथ में फाइब्रोसिस अर्थात तंतुमय ऊतकों में, फेफड़ों में जो तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं उन तंतुमय ऊतकों में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, जिस कारण से मनुष्य में यह रोग यानी कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे मनुष्यों को उन खानों के अंदर, उन कल कारखानों में काम नहीं करना चाहिए, श्रम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस रोग का क्या है, बचाव क्या है कि उन लोगों को यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन खानों से निकलने वाले सिलिका और एस्बेस्टस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो श्वसन के माध्यम से उनके फेफड़ों में पहुंचेंगे नहीं, फेफड़ों में पहुंचेंगे नहीं तो सूजन नहीं होगा, उनके फेफड़ों में सूजन नहीं आएगी, तंतुमय ऊतक है उनमें वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो उनको सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। और इसके कारण कई बार मनुष्य के अंदर क्या है, फेफड़ों में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी उन लोगों के अंदर क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ लेसन नंबर 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज जस्ट नाउ फिनिश्ड, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा था कि भाई आपको मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो आप लोग एक कागज में जितने भी आप जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो एक कागज पे अपने कोई भी चैप्टर हो उसमें अपने क्वेश्चन नंबर डाल करके और वो प्रॉब्लम्स लिख दें, ठीक है। एक बच्चे की अगर 10 प्रॉब्लम है तो उन 10 प्रॉब्लमों को हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। किसके माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से कर देंगे। परंतु अभी तक किसी बच्चे ने, अभी तक केवल 1-2 बच्चों ने किया है, इसलिए हम उनकी प्रॉब्लम भी हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि 1-2 बच्चों के मुश्किल से किसी 2 बच्चों ने पूछे, एक सवाल पूछे, या तो अब हम उनको जवाब केवल, ठीक है, उनको फोन करके देंगे उनके क्वेश्चनों के जवाब, ठीक है। इसलिए जूम ऐप वहां पे यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको हमने बोला कि जो भी चैप्टर में अब तक हमने जो भी आपको चैप्टर पढ़ा दिए उनमें आपको जो भी प्रॉब्लम है
वो आप एक कागज पर लिखिएगा और उन्हें व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिएगा। भेजने के तुरंत बाद जितने ज्यादा सवाल होंगे उनका, मान लीजिए आज 10 सवाल आते हैं मेरे पास, तो उन 10 सवालों का हल आज ही हम आपको जूम ऐप के जरिए कर देंगे। उस बच्चे को तो जरूर फोन करके बताएंगे भैया अब हम जूम ऐप स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल रेडी, यू विल स्टडी, ठीक है, बाय द जूम ऐप। परंतु बहुत ही कम बच्चे मैं देखता हूं, कई मेरे साथी बताते हैं कि भाई बच्चे देख ही नहीं रहे, क्लास छोड़े हुए 10 घंटे हो गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, परंतु बच्चे जो देखते हैं उस मुश्किल से 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50 देखते हैं। आज जो वीडियो छोड़ी गई है उसी को आज ही देखें तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो, और जितना आप अपने ऊपर वजन बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे नहीं तो अगले दिन आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा, इसलिए आप पुराने वीडियो को ठीक से देख नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे तो आपके फंडामेंटली जो क्लियर हैं टॉपिक्स वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, और क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आपके अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे, और अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे तो जो हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं वो आप लोगों की हमारी, आपके माता पिता की, विद्यालय की वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप जूम ऐप पर क्लास अगर चालू कराना चाहते हैं तो 1 या 2 सवाल नहीं, कम से कम 10-5 सवाल तो हों बच्चों के। अब 2 ही बच्चों ने भेजे हैं, 2 ही सवाल भेजे हैं अब तक, ठीक है, तो मैं किस प्रकार से आपको जूम ऐप से क्लास स्टार्ट करूं? इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर आपको सभी चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं है, और समस्या नहीं है तो मैं ये समझता हूं आपको कि अब आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े उनमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसलिए मैं अगली बार अब आपसे नहीं कहेंगे, यदि आप भेजते हैं हमारे पास, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स तो हम आपके हल करा देंगे, इसलिए अब इसके बाद हम आपसे दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इफ यू विल सेंड अबाउट टू 10 to 12 क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई विल स्टार्ट जूम ऐप, सो दैट आई कांट स्टार्ट जूम ऐप, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड वॉच ऑल वीडियोज। Till then, take care by the corona and be safe at your home. Thank you very much.